सोशल मीडिया पर आजकल एक ट्रेंड बहुत वायरल हो रहा है जिसका नाम है 10 ईयर चैलेंज। इस चैलेंज के बुखार ने हर खासो आम को अपनी लपेट में लिया हुआ है। लोग अपनी 10 साल पुरानी और हालिया तस्वीर का मवाजना करके उसे सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। अगर हम इस मामले को थोड़ा संजीदगी से लें तो 10 साल के अरसे में पाकिस्तान ने क्या खोया है और क्या पाया है, इस पर बात ज़रूर की जा सकती है। 2009 में मुल्क में जरदारी साहब का तोती बोलता था और आज इमरान खान बरसर इक़्तिदार हैं। 10 बरस की तब्दीली के हवाले से ये देखना ज़रूरी है कि हम 2009 में पाकिस्तान को कैसे चला रहे थे और अब 2019 में पाकिस्तान कैसे चल रहा है। इसी बारे में हम सवाल करेंगे अपने पैनल से और चाहेंगे कि वो मवाजना के शोबों का कंपैरिजन करें 2009 का 2019 से। पाकिस्तान 2009 में बेहतर था या अब है, ये हमारा सवाल होगा आपसे। और सबसे पहले हम इस मामले पर चलेंगे मज़हर अब्बास साहब की तरफ। मज़हर साहब, अगर ओवरऑल हम चाहेंगे आप मवाजना करें, आपके ख्याल में ख़ास तौर पे अगर सहाफ़त की बात की जाए कितना फ़र्क है, और सियासत और सहाफ़त दोनों चीज़ों के ऊपर अगर आप बात करें 2009 और 2019 में? देखिए, अगर हम इतनी इस तरह कंपेयर करें तो आपको एक प्रोसेस चलता हुआ नज़र आ रहा है। हम बिल्कुल एग्जैक्टली टेन्योर वाइज अगर देखेंगे तो वो मेरा ख्याल है बेहतर नहीं होगा। मीडिया भी मेरे लिहाज से जब शुरू हुआ था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात हम करें तो हमें नज़र ये आता था कि 2006 तक मीडिया बड़ा सटल था। मीडिया में बहुत सी चीज़ें, हालांकि बहुत नया मीडिया था, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह उसने अर्थक्वेक 2005 में कवर किया था, उसने बिल्कुल एक इनकलाब की सूरत इख्तियार कर ली थी। लेकिन 2007 के बाद का जब हम मीडिया देखते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा हाइपर मीडिया नज़र आता है हमें, और उसकी एक ख़ास वजह लाइव कवरेज थी और लॉयर्स मूवमेंट थी। समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि लोगों को कि लाइव कवरेज को कहाँ कंटेन करना है, कहाँ नहीं करना, उसके नुकसानात बड़े हुए। दो चीज़ें बहुत तेज़ी से बढ़ी हैं 2009 के बाद से, एक मीडिया पावर और दूसरी जुडिशल पावर। और ये दो पावर्स जब बढ़ी तो उससे थोड़ा सा हमें लगा कि जो 4 पिलर ऑफ द स्टेट्स थे वहाँ कहीं क्रैक्स नज़र आए हमें, और ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं आज़ाद हो गया हूँ तो मुझे अपनी आज़ादी को किस तरीके से इस्तेमाल करना है, और दूसरा पिलर ये समझ रहा था कि मैं अगर आज़ाद हो गया हूँ तो मुझे अपनी आज़ादी को किस तरह इस्तेमाल करना है। और इसके बीच में जो पॉलिटिकल टेंशन रही, देखिए 2008 से 2009 तक एक बहुत अफरा तफरी का पीरियड रहा है। यानी स्टार्ट तो बहुत अच्छा हुआ था, लेकिन उसके बाद जजेस बहाली की तहरीक हमें नज़र आती है। 2009 में जजेस बहाल होते हैं और उस बहाली के साथ ही हमें नज़र आता है कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को ये फील होना शुरू हुआ कि वो जो जुडिशरी है वो उन्हीं के ख़िलाफ़ आ गई है। तो हमें जुडिशरी और मीडिया जिस तरीके से बढ़ा है उस तरीके से उसने शायद वो जिम्मेदारी का सबूत नहीं दिया जो उसे देना चाहिए था एक आज़ाद इदारों के तौर पे, और इससे डेमोक्रेसी को कोई बहुत डेमोक्रेसी की बड़ी सर्विस नहीं हुई। लेकिन डेमोक्रेटिक प्रोसेस ओवर द ईयर्स बहुत बेहतर इस लिहाज से हुआ है कि मैंने देखा है कि सियासी कैदियों के साथ क्या होता रहा है। आज शाही किला कहीं नहीं है, आज उस तरह के टॉर्चर सेल्स नहीं हैं। मिसिंग पर्सनस का केस ज़रूर है, मिसिंग पर्सनस के वाक़यात ज़रूर हो रहे हैं, बाज़ औक़ात एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स भी होती हैं, लेकिन हमें एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो आज इमरान खान जिस शक्ल में हमारे पास आए हैं, तहरीक इंसाफ जो एक बड़ी जमात बन के उभरी है, उसका क्रेडिट भी हमें मेरा ख्याल है इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस को देना चाहिए। तो मुझे आगे जाती हुई चीजें नजर आ रही हैं। मजबूती जरूर हुई है इन सालों में आपके ख्याल में। इरशाद भट्टी साहब, आप 2009 का 2019 के साथ 2009 का पाकिस्तान 2019 का कैसे मवाजना करेंगे? देखिए, जो मज़हर साहब ने कहा बिल्कुल उसी को ही आगे कंटिन्यू करूंगा मैं। मुझे तीन वजूहात जो मेन वजह हैं उनकी वजह से 2019 का पाकिस्तान जो है वो बेहतर लगता है। पहली वजह है लॉ एंड आर्डर। बहुत खौफ था 2009 में, खुदकुश धमाके हो रहे थे, बम धमाके हो रहे थे, और सवात में आप एक और कोई और हुकूमत, आधा केपी के कहीं और चला गया, कराची में नो गो एरियाज़, बाकी और मुल्क में बड़े नो गो एरियाज़, बलूचिस्तान बड़ा अफरा तफरी का शिकार था, और इस एक पूरा एक जान का खौफ था। मैंने ऐसा भी माहौल देखा है कि जब वो घर से लोग निकलते थे तो उनकी माएँ, बहनें, बेटियां, औलाद जो होती थी वो दुआएं पढ़ पढ़ के पीछे बैठी रहती थी कि आज पता नहीं वापस आता है कि नहीं आता, और रोज़ गिनती होती थी, अल्लाह माफ़ करे कि आज इतने डेथ हो गई, आज इतना डेथ हो गया। तो अब वो जान का खौफ नहीं है उतना,
हालात हर मुल्क में है, ख़राब होते हैं, वाक़यात होते रहते हैं, मगर वो वाली सूरत हाल नहीं है जो पहले थी। दूसरी थी कि जब आपने वो एक लफ्ज़ बोला तोती बोलता, वो उस वक़्त तोती जो थी ना वो थोड़ी सी बोलना शुरू हो गई थी, यानी जरदारी साहब अल्हम्दुलिल्लाह अपनी टीम के हमरा तशरीफ़ ला चुके थे, और ये लुट मार और ये करप्शन और ये लूट खसूट और ये इदारों की तबाही, ये बर्बादी, अल्हम्दुलिल्लाह इसकी वो ईंटें खुद अपने हाथ से खड़े होकर रखवा रहे थे और सीधी सीधी करके रख रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो जो करप्शन, जो लुट मार, जो सारा कुछ ये जो तबाही थी, उसको कोई वक्ती तौर पे इस वक्त ब्रेक लगी हुई है। तीसरी ये दूसरी वजह थी, और उस वक्त हाल ये था कि वो यानी वो दोनों पार्टियां जो थी, वो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, उनका तो वही था चीचो चीच गंडेरियां दो तेरियां दो मेरियां, उतू उतू रोला पाई जा, विचू विचू खाई जा, तो वो वाला सूरत हाल थी। तो इस वक्त वो कम अज कम वो नहीं है। तीसरी बात है तब्दीली सरकार। मुझे इससे बहुत सारे गिले हैं 5 महीने में इनसे चीज़ों का कि ये भी ठीक होना चाहिए था, वादे किए, दावे किए, नारे जो मारे, जो बेंच मार्क मुकर्रर किए, या जिस तरह की नालायकियाँ बोंगियाँ या हम ज़बान दराजियाँ हम देखते हैं, ये एक अलहदा बात है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा खुश आइंद बात है कि एक इन दोनों का इन स्टेटस को टूटा, एक बज़ाहिर इन दोनों की जो नागुज़ीर हो चुके थे अगले 2025 साल 30 तक, अल्हम्दुलिल्लाह उनसे जान छूटी, और ये दरमियान में ये एक तीसरी हुकूमत आई, और ये इस अब कोई कम अज कम कंपटीशन, परफॉर्मेंस या किसी को कोई इत्साब या किसी का कोई खौफ है, तो ये तीनों चीजें मेरे लिए। आप समझते हैं कि 2019 बहुत बेहतर, और ख़ास तौर पर इरशाद साहब आपने अमन और अमान की सूरत हाल को भी पॉइंट आउट किया, जो कि अब बहुत बेहतर है पहले से। बाबर सत्तार साहब, मज़हर साहब थोड़ी देर पहले वकला तहरीक के बाद की जुडिशरी की जो भी सूरत हाल रही उसका भी जिक्र कर रहे थे, कंपेयर कर रहे थे। आपसे ही जानना चाहेंगे आइनी कानूनी लिहाज से 2009 का कंपेरिजन 2019 से आप कैसे करेंगे? देखिए, जो टाइम गुजर जाए वो अच्छा लगता है, लेकिन आइंदा के लिए भी उम्मीद रखनी चाहिए। मैं इस चीज़ से भट्टी साहब की एग्री करता हूँ कि जो टेररिज्म का खात्मा लार्जली हमने किया है इस मुल्क में, और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने किया है, आर्मी ने जो लड़ाई की है, और उसके बाद जिस तरह की अमन और अमान की सूरत हाल क्रिएट हुई है, एक मेजर चेंज है। बिल्कुल खौफ था 2009 में और बढ़ता चला गया 2013 तक, और ये पिछले 5 सालों में उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है, और बिल्कुल इसका क्रेडिट हमारी आर्मी को जाता है। लेकिन उसके अलावा बाकी चीजें देख लीजिए। 2009 में ये लॉयर्स मूवमेंट खत्म हुई थी, जजेस की रेस्टोरेशन हुई थी, और एक उम्मीद थी कि हमारे जस्टिस सिस्टम की रिफॉर्म होगी। ये 2009 की बात है, वो नहीं हुई। इफ्तिखार चौधरी साहब के नीचे नहीं हुई, उसके बाद किसी चीफ जस्टिस के नीचे नहीं हुई, साकिब निसार साहब भी डैम बनाते रहे, पॉपुलेशन कंट्रोल करते रहे, जुडिशल रिफॉर्म्स नहीं हुई। आज हमारे जस्टिस सिस्टम के हालात ज़्यादा ख़राब हैं 2009 की निस्बत। पेंडेंसी भी बढ़ गई है, जितनी तोड़ फोड़ थी उसमें इजाफा हुआ है, कमी नहीं हुई। अल्लाह करे चीफ जस्टिस साहब जो नए आए हैं उन्होंने अपने इरादे का इजहार किया है कि वो इसके ऊपर बंद बनाएंगे, डैम बनाएंगे पेंडेंसी के खिलाफ, और इस जुडिशल सिस्टम की रिफॉर्म करेंगे। अल्लाह करे कि वो ये कर पाएं। पॉलिटिकली मुशर्रफ दौर खत्म हुआ था, डेमोक्रेसी की रेस्टोरेशन हुई थी, एक उम्मीद थी कि ये कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिटिकल प्रोसेस जो है इससे बेहतरी आएगी। अनफॉर्चुनेटली हमारी पॉलिटिकल क्लास ने नहीं डिलीवर किया। सो जिस तरह की डिसग्रंटल्ड सेंस पहले थी कि जी डेमोक्रेसी इस मुल्क के लिए है नहीं है या नहीं है, या होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, उस तरह की आवाजें हमें फिर दोबारा से उठती नजर आती हैं। अब अल्लाह करे ये नया पाकिस्तान है, जो हमारे खदशात हैं वो सब गलत साबित हों और ये पाकिस्तान को एक नई डगर पे चलाएं। तो मुझे तो हालात 2009 से बेहतर नहीं नजर आते अभी, लेकिन अल्लाह करे कि ये मेरी जो सेंस है ये गलत हो। 2009 आपको लगता है कि अभी से अगर कंपैरिजन करें तो बेहतर रहा। महमल, एक तो न्यूज़ मीडिया के ऊपर भी जिस बाबर साहब बात करें, आप बात करें, लेकिन अगर थोड़ा सा रुख बदलें, एंटरटेनमेंट स्पोर्ट्स की भी बात करें। पाकिस्तान में PSL शुरू हुआ, फिर उसके बाद बाहर से दीगर मुल्कों से खिलाड़ी पाकिस्तान में आए। एंटरटेनमेंट, पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री ने बहुत बेहतरीन तरीके से रिवाइव किया, हमारी बहुत अच्छी फिल्में बन रही हैं, बहुत अच्छा कॉन्टेंट बन रहा है। उसका भी कंपेरिजन हम चाहेंगे अगर आप करना चाहें। जी बिल्कुल अफसा, एक तो खैर मैं इसमें ऑप्शन कोई नहीं लूँगी, क्योंकि उसकी वजह यह है कि 2009 और 2019 में बहुत फ़र्क है, सर्कमस्टांसेस का फ़र्क है।
मैं पॉलिटिकल बात भी करूंगी, लेकिन क्योंकि आपने मुझसे पहले खेलों के हवाले से बात की, मैं उसकी बात करके फिर मैं पॉलिटिकल तरफ भी आऊंगी। देखिए, आप भूल जाते हैं हम लोग शायद कि 2009 में श्रीलंकन क्रिकेट टीम के ऊपर अटैक हुआ था, जिसके बाद पाकिस्तान में जो क्रिकेट है वो इंटरनेशनल क्रिकेट ख़त्म हो गई थी। हमारी टीम ने फिर 2010 में उसके बाद स्पॉट फिक्सिंग केस हो गया। हमारी क्रिकेट टीम ने जो सफ़र किया, फिर उसको जिस तरीके से एक मिसबाउल हक की कैप्टनसी में उसको एक मुस्तहकम टीम बनाई गई, और उसके बाद फिर जिस तरीके से नजम सेठी साहब ने काविशें की और पीसीबी के थ्रू, और फिर वो लेकर आए वापस क्रिकेट पाकिस्तान के अंदर। अब पीएसएल के भी मैचेस होते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट भी कुछ हद तक वापस आई है। तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है नजम सेठी साहब को भी और हमारी क्रिकेट टीम को भी, खासतौर पे मिसबाउल हक को। तो इस वजह से एक ये भी सरफराज को T20 के लिए बेस्ट जी बिल्कुल नहीं बनाने के लिए मैं वही कह रही हूँ कि एक्चुअली मिसबाउल हक ने जिस टाइम में उन्होंने कमांड संभाली थी, तो पाकिस्तान की टीम एक बहुत मुश्किल वक्त से गुजरी थी। तो फिर इसलिए खेलों में ये एक डिफरेंस है कि 2009 में ख़त्म हुई, जो कि बड़ा एक पेनफुल वक्त था हमारे लिए, और 2019 में क्रिकेट एक हद तक काफ़ी हद तक वापस आ चुकी है। अभी भी बहुत ज़ाहिर बात है वो है। अच्छा, मैं अब साहब बात करूँगी। देखिए, 2009 में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जब 2008 में आई थी, पहली चीज़ ये 9 साल के बाद एक जमहूरी हुकूमत वापस आई थी डिक्टेटरशिप के बाद। फिर जैसे ही वो आए, यही प्रेडिक्शंस जिस तरह हज जरदारी साहब कह रहे कि जी हुकूमत 6 महीने नहीं पूरे करेगी, साल नहीं करेगी, गिर जाएगी, ये है वो है। उनके इश्यूज क्या थे उस वक्त? बलोचिस्तान की मिलिटेंसी अपनी पीक के ऊपर थी, मिसिंग पर्सनस के केसेस जो अभी भी चल रहे हैं। फिर लाल मस्जिद के वाकये के बाद टेररिज्म जो था वो भी अपनी एक पीक के ऊपर था, इसीलिए लॉ एंड ऑर्डर सवाद, जैसे भट्टी साहब ने भी कहा, वो तालिबान के कंट्रोल के अंडर था। कराची के अंदर भी हमने देखा कि वहाँ पे जिस तरह के दहशतगर्दी के वाक़यात और कत्लो गारत थी वो भी आज नहीं है। फिर उस वक़्त गिलगित बल्तिस्तान का भी इशू बहुत मेजर था। उसके अलावा फिर जब ये सब, और फिर उसके अंदर इवन खैबर पख्तूनख्वा और बाकी इलाकों में भी बड़े ज़्यादा चैलेंजेस थे। इकॉनमी को भी, माशी चैलेंजेस भी बहुत थे, क्योंकि मुशर्रफ के दौर में एक इकोनॉमिक बूम था, क्योंकि डॉलर आ रहे थे हमें। जब जमहूरी हुकूमत आई तो डॉलर आने बंद हो गए, बिजली का बहरान भी था, बहुत कुछ था। अच्छा, अब आज आप उससे फिर पीपल्स पार्टी ने क्या किया? उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन भी कराया, उन्होंने आगाज़ हकूक़ बलूचिस्तान भी किया, उन्होंने 18वीं तरमीम भी की, उन्होंने NWFP का नाम बदल के खैबर पख्तूनख्वा रखा, उन्होंने कोशिश की कि वीक फेडरेशन को एक जो है मुस्तहकम फेडरेशन बनाया जाए, उन्होंने और भी बहुत सारे काम किए। इसलिए मैं ये कहती हूँ कि आज की गवर्नमेंट, ये इमरान खान साहब ने ज़रूर, अच्छा बिजली का बहरान जो है वो नून हुकूमत ने भी डिलीवर कर दिया, तो इमरान खान साहब के लिए उस तरीके से मुश्किल मामलात नहीं है सिवाय इकॉनमी के, और वो मईशत के जो मामलात हैं वो तो उन्होंने ही ठीक करने, इस हुकूमत ने ही ठीक करने। पीपल्स पार्टी के दौर में जितनी मुश्किलात थी, मैं वैसे भट्टी साहब से एग्री नहीं, उन्होंने पीपल्स पार्टी को बस सिर्फ करप्शन और ये वाली बातें की है। मैं उनकी तस्दीक करूंगी कि पीपल्स पार्टी ने इस फेडरेशन के लिए बहुत ज्यादा काम किया अपनी 2008 की हुकूमत में, और उन्होंने डिलीवर किया। तो प्लीज इस तरह हमें नहीं कहना चाहिए, और जमहूरी कुव्वतों को हमें बुरा नहीं कहना चाहिए, हम भूल जाते हैं डिक्टेटर ने क्या किया। ठीक है। और मज़ साहब आपकी तरफ आएंगे, पहले न्याई साहब से हम जान लें। न्याई साहब, बड़ा दौर गुजरा है, 2 जमहूरी अदवार गुजरे हैं पाकिस्तान के, आप कैसे कंपेयर करेंगे? क्या चीज़ें मुश्तरक हैं 2009 से और क्या चीज़ें मुख्तलिफ हैं? सब बात एक तगैर को है ज़माने में, क्योंकि तब्दील होनी हर चीज़ में, तो ज़ाहिर फ़र्क तो है, क्योंकि सिर्फ तगैर ही है जो एक मुस्तकिल चीज़ है, बाकी कोई चीज़ कांस्टेंट नहीं है। आपने लफ्ज़ बोला, मेरा ख्याल है, मुझे इसलिए टॉपिक से थोड़ा सा हट के मैं भी ज़रा बात कर लूँ कि लफ्ज़ तोती नहीं है, ये है तूती, क्योंकि मेरा ख्याल है कि थोड़ा टाइम मेरा अपना आधा मिनट रह गया तो वो मैं खर्च कर दूँ। ये तूती जो है एक ईरानियन परिंदा है जो बहुत ही खुश आवाज़ है। ये ईरान के अंदर एक जश्न नौरेज़ है जो पिछले कई हज़ारों सालों से वहाँ पे एक रिलीजियस के तौर पे मनाया जाता है, लेकिन इसका आगाज़ होता है कि ये जो तूती है ये खुश अनहानी से इनफैक्ट मिड विंटर में बाहर के आने का ऐलान करता है। और इसके ऊपर जैसे हमारे यहाँ तोते की बहुत सारी कहानियाँ मशहूर हैं, ईरान में और परियन में तूती की बहुत सारी कहानियाँ मशहूर हैं। तो ये तूती जो है उससे जब कहते हैं कि, और उर्दू में इससे बहुत सारे मुहावरे बने हैं, तो इसमें ये तूती बोलता जो है ये तोती नहीं बोलता। तो भट्टी साहब भी इसको तोती को बुलवा रहे थे, तो मैं ख्याल आप चुप ही कर जाएं, क्योंकि ये भट्टी साहब ये तूती ठीक है न्याय साहब, थैंक यू फॉर करेक्शन एंड इन्फॉर्मेशन। फिर आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है न्याय साहब, मज़ साहब आप कुछ ऐड कर। जी ठीक है, मज़ साहब की पहले, मज़ साहब जो आज़ादी इज़हार के हवाले से बात हो रही है उसके ऊपर अगर आप कुछ ऐड करना चाहें, और आप कुछ कहना चाह रहे थे। मैं सिर्फ जी इसी पे ऐड कर रहा हूँ। हमारे यहाँ कभी तूती बोलता है, कभी तोता बोलता है। दूसरी ये कि जो देखिए हम
अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप को बहुत मलाइन करते हैं, बहुत रिडिक्यूल करते हैं, हर तरह के जुमले इस्तेमाल करते हैं, हर तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। कभी हमने देखा कि इन 10 सालों में कितने पॉलिटिकल लीडर्स और पॉलिटिकल वर्कर्स एसेसिनेट हुए, मारे गए, दहशतगर्दी का शिकार हुए। और एक इलेक्शन में 2013 के इलेक्शन में 3 मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन में प्रैक्टिकली हिस्सा ही नहीं लेने दिया गया। ये कंट्रीब्यूशन है उनका, ये बिल्कुल फौज का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और फौज ने जो 10 सालों में ऑपरेशन किया है इसका टोटल क्रेडिट उनको जाता है। मगर क्या पॉलिटिकल लीडरशिप की विल के बगैर ये मुमकिन था? क्या ये मुमकिन था कि सियासी क़यादत नवाज शरीफ, इमरान खान के पास नवाज शरीफ को भेजा गया कि आप जाएं, क्योंकि इमरान खान का नैरेटिव बिल्कुल मुख्तलिफ था। दहशतगर्दी के खिलाफ जो ऑपरेशन था उसमें इमरान खान का बयानिया बड़ा मुख्तलिफ था, लेकिन वो तैयार हुए इस पे। और एपीएस के बाद फिर सब लोग ऑन पेज, एक पेज पर आए। तो हम जब हम इस तरह इस हवाले से बात करते हैं कि दहशतगर्दी को जो शिकस्त दी है, तो हम पॉलिटिकल लीडरशिप को क्रेडिट नहीं देते, हम उनको रिडिक्यूल करते हैं बहुत से मामलात में। लेकिन उनको इस चीज़ का ज़रूर क्रेडिट देना चाहिए कि वो अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ खड़े भी हुए, इनिशिएटिव भी लिया और कुर्बानी भी दी। और इसमें क्रेडिट सबको देना चाहिए, तमाम मजहर साहब की ऐड करती जाऊं कि जब बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई थी तो उसके बाद जो पाकिस्तान में हालात थे, हमारी पीपल्स पार्टी की क़यादत और बाकी लीडरशिप ने मिलकर जो है पाकिस्तान को बड़ा, उन्होंने उस वक्त इकट्ठे रखा, जोड़े रखा, पाकिस्तान खप्पे के नारे लगे। तो ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि पॉलिटिकल लीडरशिप ने बड़ी सेक्रीफाइसेस दिए। मजहर साहब सही बात कर। इसी डिस्कशन को हम आगे बढ़ाएंगे और हम गुफ्तगू कर रहे हैं 2009 का कंपैरिजन 2019 से, जिस तरीके से 10 ईयर चैलेंज चल रहा है। तो हम पाकिस्तान के हालात का हम चाह रहे हैं कि हमारे जो एक्सपर्ट्स यहाँ पर मौजूद हैं वो मुवाजना करें। इरशाद भट्टी साहब, आप ब्रेक से पहले कुछ ऐड करना चाह रहे थे। पहली बात तो वही कि वो जब 2009 या पिछले पाकिस्तान की बात होती है तो वो जो 76 हज़ार शहीद हैं, जो जिनमें रेंजर है, जिनमें फ़ौज है, जिनमें पुलिस है, जिनमें सिविलियन है, उन सारों को खराज तहसीन, उनकी फैमिलीज़ को खराज तहसीन, और उनकी वजह से अल्लाह उनकी कुर्बानियाँ कबूल करे और अल्लाह और हालात अच्छे करे। और उन सारों को मैं कहना चाहता हूँ कि हम आपके साथ हैं और आप हमारे साथ हैं, और आपके इस कुर्बानियों की वजह से ही हम यहाँ आज बैठकर बात कर रहे हैं। दूसरी बात ये आ गई फिर वही घूम घाम के अल्हम्दुलिल्लाह पॉलिटिकल पे बात पे, जिस पे एक तो मुझे ये बड़ा आजकल एक रुझान है कि फलाना बंदा ये बात ना करे, फलाना बंदा ये ना कहे। भाई आप अपनी राय दो, उसके आपकी राय किसी को पसंद आती है नहीं आती वो करे। अब महमल साहबा ने ये एक नया सिलसिला शुरू कर दिया, इरशाद भट्टी साहब ये बात ना करें। भाई मैं क्यों ना करूं? भाई मुझे दो तरह की अब सुन ले, दो तरह की इस मुल्क में हमने आमरीयत देखी है। एक है फौजी आमरीयत और एक है सिविलियन आमरीयत। सिविलियन आमरीयत में अल्हम्दुलिल्लाह भुट्टो साहब और भुट्टो का मिशन दोनों कब्र में उतर चुके, और ये जो कायदे आज़म सानी कारोबारी बंदा था वो भी कब्र में उतर चुका, उसका सारा कुछ। इन्होंने लुट मार की, 5 बर्रे आज़मों में जदादें बनाई, इन्होंने औलादें सेट की, इन्होंने मुझे, मेरे मुल्क को, मेरे इदारे को, मेरी नस्लों को गरीब कर दिया। भाई फौजी आमर तो होता ही बुरा है, उसने तो कोई मेरे साथ वादे ही नहीं करना, वो तो आते ही आइन तोड़ के आता है, आके तो अपना बैठ जाता है। ये वादे करते थे इन्होंने, नारे, ये पाकिस्तान इनके नारों, वादों, मंशूरों, एजेंडों का कब्रिस्तान बन चुका है। और इनकी वजह से इन्होंने हर मौके पे मायूस किया। जब इख्तिदार में आते हैं डीलें करते हैं, मफामतें करते हैं, रातों को मिलते हैं, पांव पड़ते हैं, बाहर आके जब थोड़ा सा इनके कोई हवा गर्म लगती है इनकलाबी बन जाते हैं। अब इस पे मेरी राय भाई ये बात ना किया करें। भाई क्यों ना करें कि ये सहीफे हैं कोई, इन्होंने खुद एहतसाबी का नाम है। जब मैंने वैसे ये नहीं कहा था, आपकी राय का एहतराम करना होगा, ये ऑथेंटिक राय है। नहीं ये इसके ऊपर मोरे तस्दीक सख्त है। इस राय के ऊपर, इस राय को आपने अहमियत भी देनी है और इसको तस्लीम भी करना है। फिर उसके बाद ये क्यों कह रहे आपका पाकिस्तान बेहतर है? 10 साल का जब इतना गंदा गलीज जमहूरी दौर रहा है तो उससे तो बेहतर है कि आपका पाकिस्तान 2009 बेहतर था। गलीज लोग नहीं आए थे उस वक्त, 2009 में गलीज लोग नहीं आए थे।
وہ پاکستان بہتر تھا، ان کی بات مانے تو 2009 ان کا میرے ساتھ ملا لے کہ 2009 بہتر تھا، پھر یہ کیسے کہنے کہ آپ کا بہتر ہے؟ ابھی تو وہ جمہوری تسلسل ہے۔ دیکھیں اب کل بھٹی صاحب نے میری اردو کی تصحیح کی تھی، میں ان کے تھوڑا سا صرف فیکٹس کی تصحیح کہہ رہی تھی، میں یہ نہیں کہہ رہی تھی کہ وہ اپنی رائے نہ رکھیں یا ان کی رائے بالکل غلط ہے، میں تھوڑی سی تصحیح کر رہی تھی۔ ایک انہوں نے بات اور بھی اس میں کی تھی کہ جی نواز شریف اور پیپلز پارٹی شاید اکٹھے مل کر کر رہے تھے اور وہ گنڈیریوں والی انہوں نے کوئی بات کی تھی، تو اس میں میں ویسے یاد دلاتی رہوں کہ میمو گیٹ میں بھی نواز شریف صاحب آگے گئے تھے، میں پھر سنا دیتا ہوں، گنڈیریاں نہ گنڈیریاں دو تیریاں دو میریاں، تو رولا پائی جا وچو وچو کھائی جا۔ نہیں وچو وچو نہیں کھا رہے سی تو رولا نہیں پا رہے سی، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ الحمدللہ وچو وچو ہی کھا گئے نے، دیمک کی طرح کھا گئے اس ملک کو وچو تب بھی وچو۔ میاں نواز شریف نے وہ لانگ مارچ چھوڑے لانگ مارچ کو اور یہ جو نصابی کتابی باتیں بتائیں، آن گراؤنڈ کیا ہوا تھا؟ آن دا گراؤنڈ ہے، آن دا گراؤنڈ ہے نا، لانگ مارچ کون کر رہا ہے؟ تباہی ہو گیا، ہر ادارہ بیٹھ گیا ہے، آپ ادھر ایون فیلڈ یہی باتیں قوم کو بتائیے کہ آج پاکستانی قوم ایسے برائی پہ کھڑی ہے کہ آگے جانے کا راستہ نہیں ہے، یہی باتیں تو بتاتے رہے آپ ایسے مخاطب تھے، یہی تو کہتے رہے ہیں کہ جی وہ گندے لوگ تھے، آج ایسے برائی پہ کھڑے ہیں جہاں پہ کوئی آگے جانے کا راستہ نہیں ہے پاکستانی قوم پہ، بند گلی میں پھنسا دیا پورے پاکستان کو، یہی پروپیگنڈا کر کے کہ جمہوریت کے خلاف پروپیگنڈا کر 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 کر۔ اچھا نیازی صاحب کو پتہ نہیں کیوں درمیان میں آ کے میں خواہ مخواہ میمل کو مخاطب کر رہے ہیں، وہ میمل کو مکمل کر لیتے ہیں، وقت تھوڑا کم ہے پروگرام کا۔ میمل پلیز، میں صرف اس میں یہ چیز کہہ دوں، دیکھیں اب صاحب میرا سمپل سا پوائنٹ یہ تھا کہ ایک حد تک انہوں نے ضرور ڈیموکریسی کو چلانے کے لیے انہوں نے ایک دوسرے کا ساتھ ضرور دیا ہوگا، لیکن لانگ مارچ کے اندر بھی میاں صاحب آگے تھے دوسرا۔ اور ایک چیز میں کہوں گی کہ ایکچولی our rulers have failed، یہ میں بھٹی صاحب کے ساتھ ایک چیز اگری کرتی ہوں کہ our rulers have failed their citizens، because دیکھیے ہیلتھ ایجوکیشن ان چیزوں کے اوپر ڈیلیور نہیں کیا گیا۔ پاکستان کی ایک پاپولیشن بلج ہے، آج کے اسپتال بھی 10 کروڑ لوگوں کو کیٹر کرنے کے لیے 22 کروڑ کو نہیں، تو یہ ہماری ساری سیاسی جماعتوں کا اور ایون جو ملٹری ڈکٹیٹرز تھے ان سب کا فیلئر ہے۔ ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے، مزید اس کے اوپر وقت ہوتا تو ہم ضرور گفتگو کرتے، پروگرام کا وقت انفارچونیٹلی یہاں پہ ہے، لیکن بہت دلچسپ بحث رہی۔ 2009 کا کمپیریزن ہمارے تجزیہ کاروں نے کیا 2019 کے ساتھ، آپ سب کا بہت شکریہ۔